हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है आपका एसपी बख्शी का एडिशनल वर्ड्स। ये पार्ट 13 है। 12 पार्ट तक हम लोग पहले ही देख चुके हैं। और आपको क्या फॉलो करना है हमेशा, तो रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। और रिवीजन करने कैसे हैं तो मैं बताया हूँ कि कमेंट सेक्शन को कैसे आपको यूज़ करने हैं। तो जब भी आप इस वीडियो को मान लो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आप कमेंट में लिख दो 1 और कॉमा दे दो। उसके बाद क्या करना है, आप सेकेंड टाइम जब भी रिवाइज़ कर रहे होगे तो सेकेंड टाइम में आप अगर देखोगे कि आपका कमेंट कहाँ है तो सबसे ऊपर आपका ही कमेंट नज़र आएगा। उस टाइम क्या करना है, कॉमा के बाद 2 दे देना है दूसरी रिवीजन में। तीसरे बार रिवीजन करोगे तो 3 लिख देना। इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से एक फ़्लो में होता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ में हम लोग टोटल 1500 वर्ड्स देखेंगे। और आपका पार्ट 13 का जो फर्स्ट वर्ड है ये क्या है, तो ये है आपका इमेरिटस। इमेरिटस का मतलब होता है रिटायर्ड बट रिटेन्ड इन ऑनरेरी कैपेसिटी। इसका मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो रिटायर्ड तो होते हैं लेकिन अपने पोस्ट मतलब पद का टाइटल यानी उपाधि उसके बावजूद भी बरकरार रखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो आप मेजर जीडी बख्शी का नाम सुने होंगे, चाहे जिसका भी नाम सुने होंगे इस टाइप के, तो देखे होंगे उनके नाम के पहले रिटायर्ड मेजर जीडी बख्शी ऐसे लिखा हुआ रहता है। रिटायर्ड RETD के बाद डॉट रहता है, उसके बाद मेजर जीडी बख्शी इस तरीके से रहता है। तो ये जो मेजर का उपाधि है ना, उसका टाइटल, उस व्यक्ति का जो टाइटल होता है मेजर, तो मेजर का जो उपाधि है वो हमेशा बरकरार रहता है उसके रिटायरमेंट के बावजूद भी। तो वैसे लोगों को कहते हैं इमेरिटस। तो इमेरिटस को याद रखना कि ऐसे व्यक्ति जो रिटायर तो होते ही हैं लेकिन उनका जो अपना उपाधि होता है वो रिटायरमेंट के बावजूद भी बरकरार रहता है। तो वैसे लोग क्या कहलाते हैं, इमेरिटस। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो क्या है, तो ये वर्ड है आपका एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट का क्या मतलब होता है, तो पर्सन इंटरेस्टेड इन आउटवर्ड थिंग्स चीयरफुल। अब जरा देखो, इस वर्ड को समझने के लिए इसका ऑपोजिट वर्ड भी समझना जरूरी है। इसका ऑपोजिट वर्ड होता है, एंटोनिम जो होता है वो होता है इंट्रोवर्ट। क्या होता है, तो एक्सट्रोवर्ट का उल्टा होता है इंट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट का क्या मतलब होता है, तो ऐसे व्यक्ति जो थोड़े से संकोची टाइप के होते हैं। तो मान लो कि कोई इंट्रोवर्ट एक व्यक्ति है, वो किसी पार्टी में गया हुआ है, तो वो क्या सोचेगा, अपने बारे में ज़्यादा सोचेगा, वो इनवर्ट सोचेगा अपने बारे में कि पता नहीं सामने वाला व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे कपड़े के विषय में क्या सोच रहा है, और मेरा मेकअप वेकअप सही है या नहीं है। तो इस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं जो खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं अगले व्यक्ति को लेकर के कि अगला व्यक्ति उनके बारे में क्या सोच रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को इंट्रोवर्ट कहते हैं। तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट आपस में क्या है, एक तरह के ऑपोजिट वर्ड्स हैं। और इंट्रोवर्ट जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा मिलनसार नहीं होते, वो सोशली थोड़े से ऑकवर्ड होते हैं। और एक्सट्रोवर्ट जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो मिलनसार व्यक्ति हो, खुशनुमा व्यक्ति हो, जो सबसे मिलने जुलने में, बात करने में संकोच बिल्कुल ना रखे, तो वैसे लोगों को कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका एन्जॉइन। एन्जॉइन है, इसका मतलब होता है कमांड या फिर आदेश देना, ऑर्डर देना। तो इसको बोल सकते हैं आज्ञा देना या फिर आदेश देना। लेकिन किस सेंस में, तो किसी को किसी चीज़ को करने से रोकने के सेंस में जब आदेश दिया जाता है, आज्ञा दिया जाता है, तब कहा जाता है वो एन्जॉइन। और इसका अगर आप एग्जाम्पल के साथ इसका मीनिंग नहीं समझे तो आप गलती कर दोगे। तो जैसे कि किसी चीज़ को मना करना है, नहीं करने के सेंस में अगर किसी को आज्ञा आदेश देना है तब वहाँ पर एन्जॉइन यूज़ होता है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि आप इसका ये समझें, इसका एग्जाम्पल के साथ समझें। तो देखिए, इसका पहले सिनोनिम समझ लो। इसका सिनोनिम होता है फॉरबिड। फॉरबिड मतलब क्या, मना करना। और दूसरा बोल सकते हो रोकने के सेंस में, तो प्रोहिबिट। ये सब इसके क्या हैं, तो सिनोनिम है, प्रोहिबिट या फॉरबिड। अब ज़रा देखो, इसका एग्जाम्पल आप समझ लो। खास करके जुडिशियल ऑर्डर होते हैं ना, जुडिशियल ऑर्डर मतलब जज लोग जो ऑर्डर देते हैं, आज्ञा आदेश देते हैं, वैसे जगहों में यूज़ किया जाता है एन्जॉइन। तो एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनना कि द जज एन्जॉइंड देम
फ्रॉम सेलिंग द प्रॉपर्टी। तो अभी आप समझ गए होंगे, खास करके जुडिशियल ऑर्डर के संदर्भ में जब बोला जाता है आदेश देने को, तब एंजॉइन यूज़ किया जाता है। जो मैं अभी एग्जांपल दिया, द जज एंजॉइंड देम फ्रॉम सेलिंग द प्रॉपर्टी, मतलब जज ने उन लोगों को संपत्ति नहीं बेचने का आदेश दिया, मतलब बेचने से रोका, बेचने से मना किया। तो वैसे मना करने के सेंस में जब आदेश दिया जाता है तो एंजॉइन कहलाता है। बात समझ रहे हो? अब जरा देखो इसका एंटोनिम क्या होता है। तो इसका एंटोनिम आप ले लो अलाउ, मतलब अलाउ करना, और फिर परमिट, परमिट देना। तो ये सारे इसके क्या हैं, तो इसके ऑपोजिट वर्ड हैं। और इसका सिनोनिम क्या बताया, तो फॉरबिड या फिर प्रोहिबिट। तो एंजॉइन को आप इस तरीके से याद रखना एग्जाम्पल को लेकर के खास करके। अब जरा देखो नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है फोर्थ वन, एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है, तो एक्सप्लिसिट का मतलब होता है डेफिनिट और फिर एक्सप्रेस्ड। तो क्या इसका मतलब हुआ, सुनिश्चित और फिर सुस्पष्ट। जैसे एग्जाम्पल में लें तो इसको बोलेंगे दे वर गिवन एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस, मतलब सुस्पष्ट इंस्ट्रक्शंस दिया गया था उन लोगों को। दे वर गिवन एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस, मतलब उन लोगों को काफ़ी सुस्पष्ट तरीके से क्या दिया गया था, इंस्ट्रक्शंस दिया गया था। और भी अगर इसका एग्जांपल लें तो जैसे बोल सकते हैं अ सॉन्ग, मतलब गाना जो होता है संगीत, अ सॉन्ग विथ एक्सप्लिसिट लिरिक्स, मतलब एक ऐसा संगीत जो काफ़ी सुस्पष्ट तरीके से उसका लिरिक्स दिया हुआ है। तो वैसे जगहों में एक्सप्लिसिट यूज़ करते हैं, किस सेंस में, सुनिश्चित या फिर सुस्पष्ट के सेंस में। अब नेक्स्ट ज़रा देखो क्या है। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वन। फिफ्थ वन क्या है, तो ये है आपका एविंस। एविंस का क्या अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है शो करना, एग्जिबिट क्लियरली। तो क्या इसका मीनिंग है, तो इसका मीनिंग है जता देना, मतलब जताना, प्रकट करना। जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हो, शी एविंस्ड एन इंटरेस्ट इन आर्ट एट एन अर्ली एज। फिर से ज़रा सुनो, शी एविंस्ड एन इंटरेस्ट, मतलब वो क्या करी, अपने इंटरेस्ट को किसमें, इन आर्ट एट एन अर्ली एज, मतलब शुरुआती एज में ही उसने क्या किया, आर्ट के प्रति, आर्ट मतलब कला के प्रति अपने इंटरेस्ट को बहुत ही जल्दी प्रकट कर दी, बहुत ही अर्ली एज में। तो वैसे प्रकट करने के सेंस में, वैसे जताने के सेंस में एविंस कहलाता है आपका। नेक्स्ट क्या है आपका सिक्स्थ नंबर, तो ये है एपिक्योर। एपिक्योर वैसे व्यक्ति को बोलते हैं वन डिवोटेड टू सेंसुअस प्लेजर्स, मतलब वैसे व्यक्ति जो भोग विलास के पीछे भागते हैं, वैसे लोगों को एपिक्योर कहते हैं। भोग विलास में क्या क्या आ सकता है आपका, तो सेक्सुअल और सेंसुअल प्लेजर जो होते हैं उसको, और दूसरी है इसमें खाने पीने के जो शौकीन होते हैं, काफ़ी खाते पीते हैं, और तो वैसे भोग विलास के पीछे भागने वाले व्यक्ति को एपिक्योर कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, जरा देखो, ये है आपका एग्जॉटिक। एक्स लगा हुआ है, इससे भी आप समझ सकते हो एग्जॉटिक है। एग्जॉटिक का मतलब होता है फॉरेन और फिर नॉट नेटिव और फिर स्ट्रेंज, मतलब विदेशी और फिर अजनबी। ऐसे चीज़ों को, ऐसे लोगों को एग्जॉटिक बोल सकते हैं, खास करके वस्तुओं के सेंस में एग्जॉटिक आता है। नेक्स्ट क्या है आपका, एक्जुब्रेंट। एक्जुब्रेंट का मतलब होता है लग्जरियंट और फिर ओवरफ्लोइंग और फिर स्पिरिटेड। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है प्रचुर मात्रा में होना, समृद्ध होना। और दूसरा सेंस होता है इसका स्पिरिटेड के सेंस में। स्पिरिटेड मतलब उल्लास से भरा हुआ होना, तो वैसे लोगों को कहते हैं एक्जुब्रेंट। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है एक्स्यूड। एक्स्यूड का क्या मतलब होता है, तो एक्स्यूड का मतलब होता है एमिट करना और फिर ऊज आउट। क्या मतलब हुआ इसका, एमिट मतलब निकलना और फिर बहने के सेंस में भी बोलेंगे, और ऊज आउट का मतलब टपकना, टपकने के सेंस में। अब क्या क्या टपक सकते हैं ज़रा देखो, तो और क्या क्या निकल सकते हैं। तो एक्सूड का अगर एग्जांपल लें तो जैसे बताऊं इसका एग्जांपल, तो द फ्लावर्स एक्सूडेड अ स्वीट फ्रेग्रेंस। इस तरीके से भी इसका एग्जांपल लिया जा सकता है। द फ्लावर्स एक्सूडेड अ स्वीट फ्रेग्रेंस, मतलब जो फूल थे वो कैसे फ्रेग्रेंस, कैसे सुगंध को निकालते थे, तो स्वीट फ्रेग्रेंस को, मीठे सुगंध को। तो उस सेंस में एमिट मतलब निकालने के सेंस में आपका हो गया एक्सूड का यूज़ यहाँ पर। नेक्स्ट आप बोल सकते हो पसीने का टपकना भी एक्सूड कह सकते हैं, ऊज आउट कह सकते हैं। तो टपकने का भी जो है इंग्लिश वो है एक्सूड करना। नेक्स्ट क्या है आपका 10th नंबर, ज़रा देखो, ये है आपका इरी। डबल ई है यहाँ, ध्यान देना, ये क्या है, इरी। अब ज़रा देखो इरी, इरी का क्या मीनिंग होता है, तो इसका मतलब होता है कॉजिंग फीलिंग ऑफ फियर एंड मिस्ट्री।
इसका मतलब सीधा समझो कि ईरी का मतलब होता है भयानक। कोई भी चीज़ अगर बहुत ही डरावना और भयानक हो उसको बोलेंगे ईरी। नेक्स्ट है आपका, ये है एफीट। एफीट है ये। एफीट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टायर्ड, मतलब काफ़ी थका हुआ होना। वर्न आउट मतलब काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होना, कमज़ोर होना, अशक्त होना। आशक्त और अशक्त में दोनों में फ़र्क है, ज़रा ध्यान देना आप। ये हिंदी वर्ड में ये है अशक्त। अशक्त मतलब बिना शक्ति का, कमज़ोर व्यक्ति। और आशक्त जो होता है, आशक्त का मतलब होता है कि किसी के प्रति कुछ ज़्यादा लगाव होना, मतलब किसी के तरफ इंक्लाइंड ज़्यादा होना। आशक्त होना, आदी होना, आदतवश कोई अगर कमजोरी है किसी की तो वो आशक्त कहलाता है, और ये है अशक्त। तो एफीट का मतलब क्या हुआ? तो एफीट का मतलब होता है अशक्त, कमज़ोर और फिर थका हुआ होना। ऑर्न आउट, ऑर्न आउट का और भी मीनिंग होता है, जैसे घिसा पिटा होना, फटा पुराना चीज़ होना। जैसे कोई टायर है तो गाड़ी का जो टायर है वो अगर घिस पिट चुका है तो उसको बोलेंगे ऑर्न आउट, एफीट बोलेंगे। और किसी व्यक्ति के सेंस में अगर बहुत ज़्यादा थका हुआ है तो उसको भी बोलेंगे एफीट। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन का क्या अर्थ होता है? तो इगैलिटेरियन का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर है पर्सन बिलीविंग इन इक्वल राइट्स एंड बेनिफिट्स। तो इगैलिटेरियन वैसे व्यक्तियों के लिए यूज होता है जो समानतावादी होते हैं। समानतावादी मतलब जो अधिकार, राइट्स जो होते हैं उसमें भी इक्वली उनको चाहिए और लोगों के लिए भी लड़ते हैं। और चाहे राइट्स हो, अधिकार हो या फिर बेनिफिट्स हो, जैसे गवर्नमेंट बेनिफिट्स जितने भी आते हैं आपके स्कीम, तो वो चाहते हैं कि सबके लिए बराबर हो। कोई ये आपका कैटेगरी ना हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी इंडिया में है, तो ये सारी चीज़ नहीं होने चाहिए। तो जो समानतावादी वाले विचार वाले लोग होते हैं वैसे लोगों को बोलते हैं इगैलिटेरियन। हिंदी में सिंपल मीनिंग इसका समानतावादी। नेक्स्ट क्या है आपका 13 नंबर? एफरवेसेंट। एफरवेसेंट का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है एंथुसियास्टिक या फिर बबली। देखो बबली का मतलब जो लिया जाता है वो थोड़े से हल्के मोटे लोग होते हैं ना, और काफ़ी सुंदर होते हैं और काफ़ी एक्टिव रहते हैं। मोटे तो होते हैं लेकिन एक्टिव होते हैं, तो वैसे लोगों को बबली बोला जाता है। मतलब उत्साह की कमी उसमें नहीं होती, तो वैसे लोगों को बबली कहा जाता है। अब ज़रा देखो, एफरवेसेंट का मतलब होता है उत्साहपूर्ण, इंथुसियास्टिक। और इसका एग्जाम्पल अगर लें तो किसी का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो कि सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, शी इज़ प्रेटी, बबली एंड स्मार्ट। समझ रहे हो? तो क्या है कि वह जो लड़की है वो काफ़ी प्रेटी है, सुंदर है, बबली भी है मतलब उत्साहपूर्ण है, और स्मार्ट भी है। तो एफरवेसेंट का मतलब क्या बताया? तो एफरवेसेंट का मतलब उत्साहपूर्ण। नेक्स्ट आपका यूलॉजी। अब यहाँ पर लॉजी देख करके ये मत समझ लेना किसी सब्जेक्ट का नाम है। ये एक आपका इसको बोल सकते हो एक अपवाद में कि लॉजी वर्ड तो है लेकिन ये कोई सब्जेक्ट से रिलेशन इसका कोई नहीं है। तो यूलॉजी का क्या अर्थ होता है? यूलॉजी का अर्थ होता है प्रेज, मतलब सिंपल सा प्रेज नहीं है ये। तो ये कैसा यूलॉजी है? तो प्रशंसा में, किसी के प्रशंसा में गाए गए गीत को बोलते हैं यूलॉजी, और फिर किसी के प्रशंसा में दिए गए भाषण को भी यूलॉजी कहा जाता है। अब इसका आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि ही डिलीवर्ड अ हार्ट टचिंग यूलॉजी। ध्यान से सुनना, ही डिलीवर्ड अ हार्ट टचिंग यूलॉजी एट हिज फादर्स फ्यूनरल। मतलब अपने पिताजी के अंतिम संस्कार पर उसने क्या किया? एक बहुत ही दिल को छू जाने वाला प्रशंसा का गीत गाया और फिर प्रशंसा का भाषण दिया। तो यूलॉजी का क्या मतलब हुआ? तो प्रशंसा में गाए गए गीत और फिर दिए गए भाषण। नेक्स्ट क्या है जरा देखो। नेक्स्ट है एग्जास्परेट। एग्जास्परेट का क्या मतलब होता है? तो एग्जास्परेट का मतलब होता है वैक्स करना, मतलब किसी को परेशान करना, इरिटेट करना। मतलब इसका भी मतलब क्या होता है? चिढ़ाना, किसी को उत्तेजित करना, भड़काना। तो एग्जास्परेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, भड़काना, और फिर चिढ़ाने के सेंस में जो होता है, चिढ़ा कर किसी को भड़काते हैं ना, उत्तेजित करते हैं, तो उस वहाँ पर यूज़ करते हैं एग्जास्परेट, और फिर परेशान करना। नेक्स्ट है आपका इक्लैट। इक्लैट का क्या मतलब होता है? तो इक्लैट का मतलब होता है ब्रिलियंट और अप्लाउज। पहले अप्लाउज का देख लो, दो मीनिंग है इसका यहाँ पर। पहला मीनिंग की प्रशंसा करना, अप्लाउज करना, शाबाशी देना, और दूसरा ब्रिलियंट होता है। ब्रिलियंट मतलब उत्कृष्ट, प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए भी यूज होता है इक्लैट। और फिर उत्कृष्ट, अप्रतिभाशाली, किसी कलर और फिर किसी लाइट जो बहुत ब्रिलियंट हो, काफ़ी ज़्यादा उत्कृष्ट लाइट हो, तो वैसे लाइट के सेंस में भी आप एक्लैट यूज़ कर सकते हो। तो दो मीनिंग है इसका एक्लैट का। पहला मीनिंग बताया प्रशंसा और फिर शाबाशी, और दूसरा मीनिंग ब्रिलियंट, जिसका मतलब प्रतिभाशाली या फिर उत्कृष्ट व्यक्ति के सेंस में एक्लैट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है एंटेल। एंटेल का मतलब होता है मेक नेसेसरी और फिर इम्पोज। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर क्या है एंटेल का मीनिंग। तो एंटेल का मीनिंग जो होता है उसका मतलब होता है आवश्यक होना,
मतलब नेसेसरी होना, और दूसरा होता है इम्पोज। लेकिन किस चीज़ का इम्पोज? इम्पोज मतलब थोपना, तो किसी चीज़ के खर्चे को थोपना कहलाता है इम्पोज, और फिर एंटेल। तो दोनों मीनिंग बताया, और दोनों के सेंस में ज़रा देखना, आवश्यक होने के सेंस में और इम्पोज खर्चे थोपने के सेंस में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और एक ही एग्जांपल में दोनों मीनिंग आपको नजर आएंगे। तो जैसे इसका एग्जांपल है, ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ ऑल दैट इट एंटेल्स। मतलब उसने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को क्या किया? एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, विथ ऑल दैट इट एंटेल्स, मतलब जो भी इसके आवश्यक चीज़ें थी। तो यहाँ पर आवश्यक के सेंस में एंटेल्स का मीनिंग आया, और फिर किसी चीज़ के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी में जितने खर्चे होते हैं उसको थोपने के सेंस में भी इसका एग्जाम्पल जो अभी दिया वो मीनिंग स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है आपका एब। एब का क्या मतलब होता है? तो एब का मतलब होता है फ्लो बैक। जैसे फ्लड होता है ना, बाढ़, बाढ़ का जब फ्लो बैक हो जाता है, मतलब घट जाता है बाढ़ का पानी, तो उस टाइम कहते हैं कि एब हो गया, बाढ़ का एब हो जाना, मतलब उतर जाना। और फिर दूसरा होता है ग्रो वीक, मतलब क्षीण होना, कमज़ोर होना। जैसे इसका एब का मतलब होता है भाटा। भाटा मतलब समझते हो ज्वार भाटा, ये ज्वार भाटा आता है ना, टाइड्स आता है, टाइड्स एंड एब जो आता है आपका। तो टाइड्स का मतलब होता है पानी का ऊपर उछलना, और जो यहाँ पर एब है, एब का मतलब होता है कि धीरे धीरे क्या होना, ये टाइड का धीरे धीरे घटना, उसको भाटा बोलते हैं। ज्वार, ज्वार तो ये हो गया और भाटा हो गया ये। तो एब का क्या मतलब हुआ? तो भाटा भी होता है, उतरना होता है, और फिर क्षीण होना, कमज़ोर होना भी होता है। अब जरा देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। हिज पॉपुलैरिटी एब्ड, मतलब उसका जो पॉपुलैरिटी था समाज में वो क्या हो गया? एब्ड हो गया, मतलब क्षीण हो गया, कमज़ोर हो गया, घट गया। नेक्स्ट बोल सकते हो द फ्लड हैज़ बीन एब्ड, मतलब जो फ्लड का पानी था वो धीरे धीरे उतर गया। तो एब का मीनिंग क्या होता है? उतरना, क्षीण होना, और फिर कमज़ोर होना, और फिर भाटा का आना एब कहलाता है। नेक्स्ट आपका एक्सीजेंट। एक्सीजेंट का क्या मतलब होता है? तो एक्सीजेंट का मतलब अर्जेंट, मतलब क्या? अति आवश्यक। और दूसरा प्रेसिंग, यहाँ पर प्रेसिंग का मतलब होता है जिद्दी, हट्ठी। प्रेसिंग का मतलब जिद्दी और हट्ठी भी होता है। और इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो अर्जेंट के सेंस में। क्या एग्जाम्पल ले सकते हो? तो एक्सीजेंट वर्क दैट नीड्स क्विक डिसीजन, मतलब ऐसा काम जो अति आवश्यक हो, अर्जेंट हो, जिसको बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजन की ज़रूरत हो। तो एक्सीजेंट का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? अति आवश्यक। और आप इसका कैसे ले सकते हो? जिद्दी के एग्जाम्पल, जैसे एन एक्सीजेंट क्लाइंट, ऐसे क्लाइंट होते हैं जो काफ़ी जिद्दी होते हैं, तो एक्सीजेंट यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। तो एक्सीजेंट का दो मीनिंग याद रखना, अति आवश्यक और दूसरा जिद्दी या फिर हट्ठी। नेक्स्ट आपका एस्पाउज। देखो यहाँ पर एस्पाउज वर्ड छुपा हुआ है। एस्पाउज का मतलब होता है पति या फिर पत्नी। तो एस्पाउज का दो मीनिंग होता है। पहला मीनिंग देख लो, पहला मीनिंग होता है शादी करना, विवाह कर लेना, और यहाँ पर नहीं दिया उसका मीनिंग बुक में, यहाँ पर सिर्फ दिया सपोर्ट अ कॉज, मतलब समर्थन करना। तो एस्पाउज का दो मीनिंग बताया, पहला शादी करना और दूसरा समर्थन करना। और समर्थन करने के सेंस में इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि मान लो कोई न्यू थियोरी है, तो द न्यू थियोरी हैज़ बीन एस्पाउज्ड, द न्यू थियोरी हैज़ बीन एस्पाउज्ड बाय मेनी साइंटिस्ट्स, मतलब जो नए थ्योरी है उसको समर्थन मिला, सपोर्ट मिला एक तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट के द्वारा। तो एस्पाउज का क्या मीनिंग हुआ यहाँ पर? समर्थन करना। और दूसरा मीनिंग बताया जो याद रखना, शादी करना। और हम लोग आज काफ़ी सारे वर्ड्स को देखें। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।